तो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने को जा रहे हैं हम, दैट इज़ बोर्स एटॉमिक मॉडल। Bohr was a scientist who gave many information regarding atom based on quantum theory of radiation and classical laws of physics। मतलब कि ये थियरी क्वांटम थियरी के ऊपर और क्लासिकल लॉ ऑफ फिज़िक्स के ऊपर बेस्ड है। एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 एट्सेट्रा। सपोज कार्बन है तो उसका +5 आयन बन गया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको एप्लीकेबल है, लेकिन कार्बन एटम को एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ एटम। नाउ particle nature and wave nature, these was a matter of discussion during earlier time of this research। तो बोर ने पार्टिकल नेचर एटम का मानकर ये सारे इन्वेंशन किए। तो उसके लिए उसने किस किस चीज़ों का बेस बनाया क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर से, वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट है उसमें कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2 divided by R square। Next, centrifugal force, that is mv square by R। Angular momentum, that is mvr, mass into velocity into radius। Here m is mass, v is velocity, r is radius। Here k is constant, q1 and q2 are charges of particle, one in nucleus, another one in orbit, and r is distance between them। Some important postulates on which this whole theory is based। So let us see first of all which postulates are important to know before understanding the Bohr's principle। First postulate of Bohr theorem is atom has a nucleus where all proton and neutrons are present। Size of nucleus is very small and present at the center of atom। मतलब कि एटम के कंपैरिजन में उसके न्यूक्लियस की साइज़ बहुत ही कम है और वो सेंटर में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पोस्टुलेट 2। तो पोस्टुलेट 2 के बारे में देखते हैं क्या था उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज टॉवर्ड्स न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज कूलम्बिक फोर्स, whereas centrifugal force which is away from nucleus। So two opposite forces are equal in magnitude। That was supposed by Bohr। Now postulate 2, what it says, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं और वो पाथ सर्कुलर पाथ होता है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करके ये थियरम दिया गया है। नेक्स्ट, दो टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट 3। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट इन विच angular momentum mvr of electron is integral multiple of h upon 2 pi। तो ये जो है कॉन्सेप्ट h upon 2 pi का mvr इक्वल टू n h upon 2 pi या तो h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n, ये बात उसने सबसे पहले इसमें पोस्टुलेट में रख दी। तो ऑर्बिट के लिए ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने की उसको ज़रूरत इसलिए लगी कि उसके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास वो एक वैलिड पाथ, एक परमिसेबल ऑर्बिट के अंदर ही घूम सकते हैं जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होना चाहिए।
वेयर h अपॉन 2 पाई इज ऑल्सो नोन एज h कट। तो n h कट ऐसा भी बोल सकते हैं, जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम है। तो अलग अलग ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो डायग्राम को समझो, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड्स, अप टू इनफाइनाइट इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे होगा इनफाइनाइट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दीज ऑर्बिटल्स बाय चेंज ऑफ एनर्जी ओनली। तो ये जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके सबसे पास वाली जो ऑर्बिट या शेल है, तो उस शेल का नाम या सिंबल है K। सेकंड उसका L, थर्ड ऑर्बिट M, फोर्थ ऑर्बिट N, फिफ्थ ऑर्बिट O। इस तरह से ऑर्बिट को सिंबल्स दिए गए हैं। अब ये सिंबल्स और ऑर्बिट का नंबर एक साथ हमको याद रखने हैं। शेल या ऑर्बिट 1, उसके अंदर जो उसकी एनर्जी होगी वो E1, 2 के अंदर E2, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली E3, E4, E5 ऐसे ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन जब ये पाथ पे घूमता है तो उसकी एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है। एनर्जी वाला पोस्टुलेट बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि ऑर्बिट 1, तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ NH अपॉन 2 पाई, वो कितना होगा। तो n की जगह वैल्यू रख दिया हमने 1, h अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 दैट इज़ 0.5 h अपॉन पाई। सेम वे सेकंड ऑर्बिट, उसके अंदर 2h अपॉन 2 पाई, 2 कट h अपॉन पाई। थर्ड ऑर्बिट, तो उसके लिए 3h अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, दैट इज़ 3/2 इज़ 1.5 h अपॉन पाई। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 4h अपॉन 2 पाई दैट इज़ इक्वल टू 2h अपॉन पाई। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है वो पता करने के लिए फॉर्मूला है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। Postulate 4. The orbits are also known as stationary orbit because in these orbits energy is always constant. कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, स्टेशनरी यानी फिक्स ऑर्बिट, वो ऑर्बिट को वो छोड़ के नहीं जा सकता जब तक कि उसमें एनर्जी चेंज ना हो। तो ये फिक्स एनर्जी वाली स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसे उसका नाम दिया गया। Postulate 5. Each stationary orbit is associated with definite energy, therefore called energy level. They have numbers 1, 2, 3, 4 or sign KLMN, which are also known as shells. जैसे कि आगे डायग्राम में हमने देखा था कि कोई भी ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं और उनके नंबर्स और सिंबल्स होते हैं 1, 2, 3 KLMN रिस्पेक्टिवली। तो हर एक ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है, उसके साथ एक डेफिनेट एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड होती है, और वो डेफिनेट एनर्जी कितनी है वो हम फॉर्मूला से बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। Postulate 6. The emission or absorption of energy in the form of photon can only occur when electron jumps from one stationary state to another, and it is delta E equal to energy of higher level minus energy of lower level, that is equal to En2 minus En1. Energy of a quantum, it is known as quantum, this delta E is known as quantum, that is equal to h nu, where n2 is always greater than n1. For these energy calculation purpose, we are going to see that higher energy level which has higher energy than lower energy level n1. Now according to this postulate 6, द एमिशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में से एनर्जी एमिशन मतलब रिलीज़ करेगा, या एब्सॉर्प्शन मतलब कि एनर्जी गेन करेगा, तो वो अपनी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट को चेंज करके दूसरी ऑर्बिट में जा सकता है। और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, दैट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन का कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये फॉर्मूला से, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ओके,
तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है उसको याद रखना, आगे हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम पोस्टुलेट 6। कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट होती है, लेकिन जब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, व्हेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, तो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल यानी कि सपोज 1 है तो वहाँ से हायर एनर्जी लेवल मतलब कि 2, 3, 4, 5 में जा सकता है। लोअर एनर्जी लेवल को इनर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, न्यूक्लियस के पास, और वो वहाँ से जाएगा आउटर ऑर्बिटल मतलब कि न्यूक्लियस से दूर। कब? जब वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, व्हेन इट गेन्स एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, मतलब कि हायर एनर्जी लेवल या हायर ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल या ऑर्बिट में वापस आएगा, यानी कि आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा एनर्जी एमिशन से। तो दो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी गेन तो लोअर टू हायर, एनर्जी रिलीज तो हायर टू लोअर, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, बराबर। तो ये सारे पोस्टुलेट और उसके ऊपर से फॉर्मूला और मेन कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, ये समझ में आ गया होगा। कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जिससे हमको पता रहेगा कि इसमें थियरी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स थ्रू वैक्यूम एट अ स्पीड ऑफ 1 18,06,000 मीटर पर सेकंड, 125 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इट डिपेंड्स ऑन लैम्बडा वेवलेंथ। फ्रेंड्स देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये लाइट, फोटोन या एनर्जी को एप्लीकेबल है, और इसके अंदर जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब कि हमारा आंसर होगा ये क्वेश्चन के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बोर्स थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम +2, नंबर 4 कार्बन +5। फ्रेंड्स याद करो, बोर प्रिंसिपल जो है एक इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम के लिए है, मतलब कि हाइड्रोजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एप्लीकेबल, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, Z एटॉमिक नंबर इज़ 2 नॉट एप्लीकेबल, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 but converts into when +2 releases 2 electron, now it has 1 electron only, so it is applicable to Li+2. Carbon +5 applicable because it has released 5 electrons and only 1 electron now in carbon atom, so here answer is 2 helium. तो फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट से ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बोर प्रिंसिपल देख लेने के बाद अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स और शेल दैट कैन बी कैलकुलेट। Rn, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, n नंबर ऑर्बिट is equal to 0.529 n²/z in angstrom unit. Suppose we want to find out the answer in centimeter unit, then multiply the formula by 10⁻⁻8, and if we want to find out in meter, then multiply the formula by 10⁻10. Same formula multiplied by different power of 10, you get answer in different units. Here remember that 1 angstrom is equal to 10⁻8 centimeter, 10⁻10 meter. Second is velocity of an electron. Velocity of an electron can be found by using this formula, 2.18 × 10⁶ z/n. In all this formula you will see that z is atomic number of given atom, atomic number, and n will be always orbit or shell or energy level in all formula, all numericals.
So here in meter per second you will get answer by this formula 2.18 into 10 to power 6 z by n meter per second. और सेंटीमीटर पर सेकंड तो फॉर्मूला बन जाएगा 2.18 इंटू 10 टू पावर 8 z बाय n. तो फ्रेंड्स ये दो फार्मूला है एकदम बेसिक लेवल के, याद रखिए. थर्ड एप्लीकेशन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोर प्रिंसिपल. E एनर्जी और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, वो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं. तो टोटल एनर्जी काउंट करना है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लो. बट व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इन जूल पर एटम यूनिट is minus 2.18 into 10 to power minus 18 z square by n square. This is total energy, or it can be calculated by this formula in electron volt per atom unit. If you want to find out E or total energy, E is total energy, that is minus 13.6 z square by n square electron volt per atom. How this value is obtained? You will know by this formula minus 2 pi square mk square z square e raised to 4 by n square h square. इसमें फ्रेंड्स z यानी एटॉमिक नंबर और n यानी कि ऑर्बिट नंबर चेंज होता रहता है अलग अलग एटम के लिए, लेकिन पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू है जिसका. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट हमने बिगिनिंग में यही देखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम 9.109 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 है, और k एक कांस्टेंट है. e इलेक्ट्रॉन या कोई भी स्पीसीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज है, और h प्लैंक कांस्टेंट है. ये सारे कांस्टेंट हम देख चुके हैं आगे. नाउ काइनेटिक एनर्जी, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू टोटल एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी रिलेशन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस, इट इज़ इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स टोटल एनर्जी. And how potential energy is related to kinetic energy? Potential energy equal to minus 2 kinetic energy. तो इस तरह से हम तीनों एनर्जी का एक कॉमन रिलेशन क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी. यहाँ पे ये फ्रेंड्स पूरे फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है वो इस तरह से लिया गया है, काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर बाई 2r से, यानी कि ये रिलेशन है उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको निकाल दे रेडियस के सिवाय. सपोज रेडियस बदल रही है कोई भी इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब रेडियस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना सेंटर के पास होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना सेंटर या न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी कम होगी. नेक्स्ट n यानी कि जितना उसका क्वांटम नंबर या तो फिर जिसको बोलते हैं ऑर्बिट या शेल नंबर, जितना इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला देखते हैं. तो माइनस के जेड स्क्वायर बाय r. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ r. दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा रेडियस या क्वांटम नंबर या तो ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी. कोई भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस के जितने पास आएगा कम होगी, जितना दूर जाएगा ज़्यादा होगी. टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r. Therefore, total energy is again inversely proportional to radius, but sign is negative. That means directly proportional to radius or directly proportional to principal quantum number or orbit or shell. तो मतलब कि टोटल एनर्जी भी जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है. कितनी बढ़ती है फॉर्मूला से फाइंड करो. एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, बराबर. और एक बात खास याद रखना कि न्यूक्लियस के पास आते हैं और न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में या टोटल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो खास याद रखना. उसको पूछते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में. एनर्जी
यानी कि थर्ड एप्लीकेशन जो बोर प्रिंसिपल की है, उसी के अंदर एक और चीज़ समझ ले। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर लेवल में मूव करता है, तो हमेशा उसके अंदर एनर्जी चेंज होता है। दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट फ्रॉम वन ऑर्बिट और लेवल टू अनदर ऑर्बिट और लेवल, or energy difference between two level is calculated from this formula. Delta E is equal to minus 13.6 Z square into bracket 1 upon N1 square. Here it is N2 square minus 1 upon N1 square. तो देखो फ्रेंड्स, इधर N2 यानी हायर एनर्जी लेवल पहले लिया, लोअर एनर्जी लेवल बाद में लिया, आगे साइन है माइनस। N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1 फॉर एनर्जी कैलकुलेशन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई का ये फॉर्मूला रहेगा। फोर्थ एप्लीकेशन, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब कि कोई भी ऑर्बिट जो सर्कुलर शेप में होता है तो उसका सरकमफ्रेंस वो होता है 2 पाई आर। सो 2 इज़ कॉन्स्टेंट, पाई इज़ कॉन्स्टेंट, और आर रेडियस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे रख दे तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। मतलब कि कोई भी ऑर्बिट का नंबर दिया हुआ है कोई भी एटम के लिए, तो ये फॉर्मूला से आप 2 पाई आर फाइंड कर सकते हो। आर की जगह पे रेडियस की वैल्यू रख दो, यूजुअली एंगस्ट्रॉम में। तो जितना सरकमफ्रेंस है उसमें एक पॉइंट से शुरू करके इलेक्ट्रॉन जब वही पॉइंट पे आता है तो उतना डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, उसी को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में उसको डिस्टेंस कवर्ड पूछेंगे, कभी कभी उसको सरकमफ्रेंस के फॉर्म में पूछेंगे। ओके। फिफ्थ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी। व्हाट इज 2 पाई आर? दैट इज सरकमफ्रेंस, एंड व्हाट इज वी? वी इज वेलोसिटी। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, दैट इज टाइम। तो वेलोसिटी के ही फॉर्मूला से हमने टाइम निकाल लिया, तो ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूला के ऊपर थोड़े प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल आप देख रहे हो अभी, वो एक मास्टर टेबल है। बोहर प्रिंसिपल को समझने के लिए उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आपको सजेस्ट कर सकते हैं ये टेबल की हेल्प से। फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी, हाइड्रोजन के लिए ये एक टेबल बना दिया। ऊपर के सारे फॉर्मूला में Z चेंज कर दो, और हाइड्रोजन के सिवाय कोई भी एटम के लिए आप एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम, सरकमफ्रेंस कुछ भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन के लिए समझो बेसिक चीज़, हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं बोर प्रिंसिपल के अंदर। तो ये है फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ N। N इज़ ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। उस ऑर्बिट का सिंबल क्या होगा? तो 1 का K, 2 का L, 3 का M, 4 N, 5 O, 6 P। इनफाइनाइट के लिए कोई सिंबल नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उसके अंदर उसकी टोटल एनर्जी, ये एनर्जी टोटल EN यानी कि nth लेवल में एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिव लेवल की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कितनी होगी? फर्स्ट में -13.6 कैसे मिला फ्रेंड्स? -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ये एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, बराबर। तो -13.6 इन फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में -3.4, थर्ड लेवल में -1.51, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे रिस्पेक्टिवली आगे आप देखते जाओ। तो ये सारी एनर्जीज है। अगर हम डिफरेंस ऑफ 2 एनर्जी लेवल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल 13.6 और सेकंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो डिफरेंस होगा 10.2। फर्स्ट 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस है 10.2। सेकंड और थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड की एनर्जी -3.4 और थर्ड लेवल की एनर्जी -1.51, उसका डिफरेंस है 1.89। थर्ड एनर्जी लेवल 1.51, फोर्थ एनर्जी लेवल -0.85, दोनों का डिफरेंस तो 0.62।
-0.85 फोर्थ लेवल की एनर्जी, फिफ्थ लेवल की -0.54, दोनों का डिफरेंस निकालो 0.34। फिफ्थ लेवल की एनर्जी -0.54, सिक्स्थ लेवल की -0.38, दोनों का डिफरेंस निकालो 0.16। तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ, फिफ्थ डिफरेंस की वैल्यू भी कम होती गई। मतलब जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, उतना एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर ऐसे ही फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की एनर्जी जो हमने पहले भी देखी 10.2, तो फर्स्ट और थर्ड की कितनी 12.09, फर्स्ट और फोर्थ की तो 12.75, फर्स्ट और फिफ्थ लेवल 13.06, फर्स्ट और सिक्स्थ लेवल का एनर्जी डिफरेंस 13.22। इस तरह से हम कोई भी दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट लेवल यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट लेवल में घूम रहा है तो वो लाइमन सीरीज़ में घूम रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली ये सीरीज़ वाले जो टर्म्स है वो एनर्जी ट्रांसमिशन या एनर्जी एमिशन रिलेटेड टर्म्स है, तो उसको हम स्पेक्ट्रा, नेक्स्ट जो टॉपिक देखने जा रहे हैं स्पेक्ट्रा, उसके अंदर स्टडी करेंगे, तो उससे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा हमारा, बराबर है। तो स्पेक्ट्रा, उसके अंदर सीरीज़, रीजन और लाइंस, यानी कि टेबल की बाकी की तीन इन्फॉर्मेशन हमें कवर करनी है। नेक्स्ट इज बोर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइंस इन स्पेक्ट्रा व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1। फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो बोर का जो ये एक्सपेरिमेंट है उसमें अलग अलग लाइंस, हर एक ट्रांजिशन के लिए लाइंस ड्रॉ हो जाती है अपने आप, ये एनर्जी लेवल की लाइंस उसके ऊपर आ जाती है। तो ये लाइंस कितनी होगी? टोटल लाइंस इन एनी रीजन और लेवल, मतलब कोई भी लेवल तक आप इलेक्ट्रॉन गया और उसकी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जब कैलकुलेट करना चाहते हो तो n2 माइनस n1, अनदर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। इससे आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, पहले लेवल में इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एक लाइन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में आया थर्ड में से, मतलब थर्ड टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, तो दो लाइन मिलेगी। तो टोटल लाइन कितनी हो गई 1 + 2 3। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड, थर्ड से 2 और 2 से 1, ऐसे तीन लेवल क्रॉस करके फर्स्ट लेवल में आया तो उसकी तीन लाइन मिलेगी। तो टोटल लाइन कितनी हो गई 1 + 2 + 3। ऐसे n2 माइनस n1 तक आपको लाइंस मिल सकती है। अगर कोई भी स्पेक्ट्रा के अंदर नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो ये फॉर्मूला। लेकिन लाइंस ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर सीरीज होती है, तो वो सीरीज की लाइंस n2 माइनस n1 से डिफाइन होगी। नेक्स्ट इज रिडबर्ग फॉर्मूला। Rydberg formula is for nu bar or wave number that is equal to 1 upon lambda is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where r is Rydberg's constant, value of which is 109678 centimeter inverse or 1.1 into 10 to power 7 meter inverse। 1 upon r का वैल्यू अगर कभी आपको रखना पड़े, लेमड़ा फाइंड करना है, तो लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये सारी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। मतलब कि 9.12 इंटू 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर और इट इज़ इक्विवेलेंट टू 912 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला सारे लाइन कैलकुलेशन के हो, रिडबर्ग फार्मूला हो, वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड करने के, वो कंपैरिजन यानी कि रेशियो के फॉर्म में भी बहुत बार आते हैं। आगे नंबर ऑफ लाइंस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा तो उसकी सीरीज़ क्या होगी, रीजन कौन सा होगा और लाइन कौन सी होगी।
मतलब फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो सपोज ये एक एटम का एक पोर्शन दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनफाइनाइट तक ऑर्बिट्स है। अगर कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज हाइड्रोजन ले लो एटम, उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट शेल में है, तो उसको फर्स्ट में से सेकंड में जाना है, सेकंड ऑर्बिट में, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। सेकंड से थर्ड में जाना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी तो वो थर्ड से फोर्थ में जा पाएगा, फोर्थ से फिफ्थ या फिफ्थ से सिक्स्थ या सिक्स्थ से इनफाइनाइट लेवल तक जाना है तो उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। उससे रिवर्स, अगर वो इनफाइनाइट लेवल से एक फिक्स अमाउंट डिस्क्रीट अमाउंट में यानी कि फोटोन लेवल की एनर्जी अगर रिलीज़ करता है तो वो इनफाइनाइट से सपोज 6 में आया, 6 से फिफ्थ ऑर्बिट में आना है उसको, तो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर उसको आना है वापस फोर्थ में, थर्ड में, 2 में या ग्राउंड स्टेट यानी कि वापस अपने ओरिजिनल n=1 ऑर्बिट में, तो उसको एनर्जी रिलीज़ करते रहना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी जितनी रिलीज़ करेगा उतना लोअर लेवल में आएगा। हर एक एनर्जी चेंज यानी कि चाहे एब्सॉर्ब का हो या रिलीज़ का, एक स्पेक्ट्रा, एक लाइन मिलता है, हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में हमेशा एक लाइन मिलती है। तो ये लाइन का ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट। फिर से इस चार्ट को देखो, अब हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर लेवल से यानी कि इनफाइनाइट 6, 5, 4, 3, 2 में से अगर 1 में आया यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज़। अगर कोई भी हायर लेवल में से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में वापस आता है जंप करके तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज़। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से लेके फोर्थ ऑर्बिट में से कोई भी एक ऑर्बिट सिलेक्ट कर लो, उसमें से थर्ड में आता है तो उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज़। सेम वे इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ में वापस आएगा तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आएगा तो फंड, सिक्स्थ में आएगा तो हम्फ्री। इस तरह से ये सीरीज़ के जो इन्वेंटर थे उनके नाम से इनको जाना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट में से यानी कि 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट से 1 में वापस आएगा, लाइमन सीरीज़ होगी, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमको UV अल्ट्रावायलेट रेंज में दिखेगी, यानी कि हमको तो नहीं दिखेगी लेकिन इंस्ट्रूमेंट से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मूव करते हुए एनर्जी रिलीज़ करके n=2 में वापस आया यानी बामर सीरीज़ में वापस आया तो वो विजिबल लाइट होगी। विजिबल लाइट यानी वो हमको दिखेगी, कोई ना कोई कलर के फॉर्म में दिखेगी, यानी कि विबग्योर। कोई भी हायर लेवल में से इलेक्ट्रॉन अगर 6th, 5th, 4th ऑर्बिट में आता है तो वो IR रीजन की एनर्जी रिलीज़ करेगा, और अगर 6th में आएगा वापस तो फार IR की एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर UV सीरीज़ की टोटल लाइन कितनी है वो फाइंड करनी है तो n2-1 करो। विजिबल की कितनी लाइन्स स्पेक्ट्रा पे मिलेगी तो n2-2, IR में n2-3, IR का फोर्थ लेवल तो उसमें n2-4 और फिफ्थ लेवल है तो n2-5 करो। तो इस तरह से हमको एनर्जी, लाइन, स्पेक्ट्रा, रीजन, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती है। एज अ टीचर आई विल टेल यू दैट यू शुड रिमेंबर दिस। हाइड्रोजन के लिए ये सारा डेटा आप याद रखो, चाहे आप ये सेकंड वाला लेवल का एनर्जी का डेटा भले याद ना रखो, फर्स्ट लेवल का एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस दोनों याद रखो। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्विकली दे सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। अब इसमें फर्स्ट लेवल की एनर्जी तो याद रखना हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है हाइड्रोजन एटम की, जबकि इनफाइनाइट लेवल में कोई भी एटम की एनर्जी मैक्स यानी मैक्सिमम एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। तो अब हम अपने ये वाले डायग्राम और ये टेबल नया उसके ऊपर वापस आ गए। देखो अब यहाँ पे लिखा है सीरीज़ लाइमन, बामर, पास्चन एट्सेट्रा। उसके अंदर लाइंस ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मतलब कौन से ट्रांजिशन में कितनी लाइंस या कौन सी लाइन मिलेगी, ये अगर हमको फाइंड करना है तो उसकी फर्स्ट लाइन जब भी मिलती है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन जब होता है तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा लाइन या इनिशियल लाइन या स्टार्टिंग लाइन। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ आगे भी हम देख चुके हैं कि कोई भी एटम के लिए अगर
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर वो कवर करता है, इलेक्ट्रॉन कवर करता है, मतलब कि 2 से 1 में आया। सपोज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले 2 में घूम रहा था और बाद में ग्राउंड स्टेट 1 में आया 2 से 1, तो उस टाइम पे उसको बोलेंगे लैम्बडा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम लैम्बडा मिलती है, जबकि एनर्जी मिनिमम होगी। ये दो लेवल के बीच में मिनिमम एनर्जी चेंज होता है, जबकि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि ई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। तो लाइमन सीरीज़ यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 1 में फर्स्ट में वापस आता है तो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब वो 2 से 1 में आएगा। लेकिन मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? मिनिमम वेवलेंथ तो उसका माइग्रेशन लास्ट लाइन के लिए मिलेगा n2 इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट लेवल से जब इलेक्ट्रॉन 1 में वापस आएगा तो उसके लिए लैम्बडा मिनिमम या एनर्जी मैक्सिमम या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलेगी। अगर बामर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन यानी अल्फ़ा लाइन कब मिलती है, ये हमको फाइंड करना है। तो बामर यानी कि उसका हाउस यानी कि उसका होम ग्राउंड यानी कि उसका बेसिक लेवल है 2। बामर सीरीज़ यानी 2 फर्स्ट होती है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्न, हम्फ्री। ये याद रखना है आपको। ओके, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी हम देते हैं। याद रखने की ट्रिक, फर्स्ट लेवल यानी लाइमन सीरीज़, सेकंड बामर, थर्ड पास्चन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ फंड, सिक्स्थ हम्फ्री। लाइमन से लाए, बामर से बा, पास्चन से पा, ब्रैकेट से बिया, ब्रैकेट फंड दोनों को मिला के बर्फ़, और हम्फ्री से हंगरी। लाए बापा बर्फ़ हंगरी, लाए बापा बर्फ़ हंगरी। ये हो गया याद रखने का तरीका। अब कोई भी सीरीज़ के लिए सेकंड लाइन यानी कि बीटा लाइन फाइंड करनी है तो कैसे? तो फर्स्ट यानी कि लाइमन सीरीज़ में आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, यानी कि 2 लाइन मिलेगी। और 2 लाइन मिलेगी मतलब फर्स्ट और सेकंड 2 लाइन देते हुए वो फर्स्ट लेवल में आएगा। नेक्स्ट, अगर बामर सीरीज़ की बीटा लाइन की बात करनी है तो फोर्थ से 2 में आएगा, उसका हाउस यानी कि उसका जो मेन लेवल है वो सेकंड है। पास्चन का होम कौन सा है? थर्ड, मतलब कि फिफ्थ से थर्ड में आएगा। 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो वो सेकंड लाइन देगा। तो 3 का गैप है तो वो थर्ड लाइन देगा, यानी कि गेमा लाइन। गेमा यानी थर्ड लाइन कब मिलेगी? लाइमन की थर्ड लाइन मिलेगी 4 से 1 ट्रांजिशन में। बामर की थर्ड लाइन मिलेगी फिफ्थ से सेकंड ट्रांजिशन में। और पास्चन की थर्ड लाइन हमको मिलेगी सिक्स्थ से थर्ड वाले ट्रांजिशन में। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर की लाइन कब मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप की एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए अलग अलग लेवल से उसको कहाँ पे भेजना है, उसके ऊपर से 3 टाइप की एनर्जी जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू वाली ही होती है, उसकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। Minimum amount of energy required to liberate an electron from ground state of an isolated atom is called its ionization energy. ग्राउंड स्टेट मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम को ये पूरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, तो उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा n=1 में ही होगा, और 1 से उसको सीधा इनफाइनाइट में भेजना है, n2 इनफाइनाइट में, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन को दूर कर देना, पूरा का पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देना। नेक्स्ट, सेपरेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट, ना वो फर्स्ट में है ना वो इनफाइनाइट में है, वो बीच में कहीं पे घूम रहा है। तो वहाँ से उठाकर उसको फेंक देना है सीधा इनफाइनाइट लेवल पे, मतलब कि 2, 3, 4 वाली ऑर्बिट से उसको
N2 इक्वल टू इनफाइनाइट में भेजना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनर्जी, पॉजिटिव। नेक्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी। Amount of energy required to shift an electron from ground state to any excited state is called excitation energy. Ground state होता है हमेशा 1 और N2 यानी कि हायर एनर्जी लेवल वो इनफाइनाइट नहीं है, 2, 3, 4 है, तो वहाँ पे भेजने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको हम कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। Above all energies are positive. For hydrogen, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो 1 से इनफाइनाइट में चला जाएगा। और इन जूल इट इज़ -21.7 इंटू 10⁻⁻19। ये एक नोट है, हमेशा याद रखना। इफ़ इन क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ गिवन, मतलब कि उसकी एक वैल्यू कोई दी गई है, 13.6 के अलावा कोई दी गई, सपोज 100 दी गई है या 200, तो क्वेश्चन में वो वैल्यू लेकर Z²/n² वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। मतलब कि फॉर गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू टेक इट्स वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। दोस्तों, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था आगे, En इक्वल टू -13.6 Z²/n², तो उसमें ये 13.6 नहीं लेना है, उसकी जगह पे लेना है हमको गिवन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की, लेकिन एटम कोई और हो सकता है, Z कैन बी डिफरेंट, N कैन बी डिफरेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल टेक इन प्लेस ऑफ 13.6 द गिवन वैल्यू। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है अब परफेक्टली कैलकुलेशन यानी कि न्यूमेरिकल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन 10, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस कैलकुलेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, रेडियस का फॉर्मूला R इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, तो उसके लिए हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे n इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में उसका रेडियस कितना होगा, दैट इज़ कॉल्ड R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज़ इक्वल टू 0.529, वैल्यू n का 1 है, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z ऑलवेज 1 होता है, दैट वी नो। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, 0.529 n² यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z, दैट इज़ अगेन 1। तो ये रहेगा आंसर 0.529 इन एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज़ आवर फर्स्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ n इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में उसका रेडियस कितना रहेगा, तो R2 इज इक्वल टू 0.529, n वैल्यू इज 2, सो लेट अस कीप दैट वैल्यू हियर, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 2.166, 0.529 into 4, that is equal to 2.116 angstrom. That is our answer for second orbit. Now third orbit, n equal to 3. Why not you yourself do and write the answer in comment box. Okay friends. Next question देखते हैं 11. Calculate the radius ratio of third and fifth orbit of He plus. Friends, here He plus the species is given which has Z, मतलब के एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा 2, उसकी ऑर्बिट कौन सी दी गई है, थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब के N1 दैट इज़ फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज़ 3 एंड N2 यानी सेकंड ऑर्बिट दैट इज़ 5। ये लिख दिया हमने पूरा हीलियम प्लस का क्वेश्चन में गिवन डेटा। अब दो रेडियस का कंपैरिजन करना है, तो फॉर्मूला तो वही है फ्रेंड्स। कौन सा फॉर्मूला,
आर इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। लेकिन दो का कंपैरिजन करना है तो R1 अपॉन R2 ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये n1 के लिए हो गया तो 0.529 n1 स्क्वायर बाई z1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू जाएगा ऊपर z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर नहीं होगा तो ये 0.529 कैंसल। z दोनों एक ही स्पीसीज़ के हैं मतलब के 2, तो z1 z2 वो भी कैंसल। क्या रह गया n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है दैट इज़ 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर यानी कि 9/25 9:25 दैट इज़ ऑप्शन 2। तो ये है आंसर। Question 12. Calculate the radius ratio of second orbit of hydrogen and third orbit of lithium plus 2 ion. ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वो बाद में हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला में डेटा रखने के लिए पहले तो हम डेटा लिखेंगे यानी कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि पहले हमको दी है स्पीसीज़ हाइड्रोजन जिसका Z1 लेंगे। Z1 इज़ इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट एटम स्पीसीज़ जो है उसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसकी ऑर्बिट यानी कि N1 लेंगे तो वो है सेकंड ऑर्बिट दैट इज़ 2। नेक्स्ट इज़ लिथियम प्लस 2 जिसके लिए Z2 का वैल्यू है हमारे लिए 3 ओके। और उसकी ऑर्बिट कौन सी लेनी है जिसमें हमको रेडियस का रेशियो फाइंड करना है दैट इज़ थर्ड ऑर्बिट। तो N2 इक्वल टू अगेन 3 Z2 N2 दोनों का वैल्यू 3 मिला नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास अब डेटा है 1 2 3 3। अब वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z1। सारे वैल्यूज़ पुट कर दो दैट इज़ 2 स्क्वायर N1 इज़ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 दैट इज़ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z2 यानी कि लिथियम प्लस 2 आयन का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय Z1 दैट इज़ हाइड्रोजन्स एटॉमिक नंबर दैट वी आर गोइंग टू कीप हियर 1। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन दैट इज़ 2 स्क्वायर इज़ 4 डिवाइडेड बाय ओनली 3 4/3 4:3 कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच टाइम एन इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सेकंड ऑर्बिट मतलब कि n इक्वल टू 2 दे दिया है। हीलियम प्लस हमारी स्पीसीज़ है यहाँ पे जिसके इलेक्ट्रॉन के लिए हमें टाइम फाइंड करना है। तो हीलियम का Z कितना होगा फ्रेंड्स 2। तो डेटा हमने लिख दिया पहले हीलियम के लिए Z इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2। अब टाइम टेकन ओके टाइम टेकन फॉर रिवॉल्यूशन उसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होता है 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो ये सारी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी बराबर ध्यान देना इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r। रेडियस की जगह वैल्यू हम रखेंगे उसके फॉर्मूला के अंदर यानी कि 0.529। अब मीटर में ये आंसर लाना है तो 10⁻⁻10 क्योंकि मीटर में ये प्रॉपर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 4/2 दैट इज़ n²/z ओके फ्रेंड्स। तो ये हमें मीटर में आंसर मिलने वाला है होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दैट इज़ v 2.18 इंटू 10⁻6 दैट इज़ अगेन z/n तो 2/2 एंड दैट इज़ अगेन इन मीटर। तो हमको सिंप्लीफिकेशन से इसका आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁻16 सेकंड टाइम। ये आंसर आ गया हमारा।
तो ऐसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स टाइम फॉर रिवॉल्यूशन।